students, we'll start one of our very important chapter, transport in plants. जैसे कि आपको पता है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी. एवरी ईयर फ्रॉम प्लांट फिजियोलॉजी एटलीस्ट यू गॉट 11 to 13 क्वेश्चंस और ट्रांसपोर्ट से आपको मिलेगा 3 क्वेश्चंस. देन मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ टुगेदर इट विल बी 13-14 क्वेश्चन टुगेदर. सो टुडे प्रिसाइसली एवरी पॉइंट विल डिस्कस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. आज हम फोकस करेंगे अप टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. जैसे कि दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आता है. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सब्सटेंसेस दैट नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड. ये है एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस चैप्टर. व्हाट आर द सब्सटेंसेस दैट नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड. तो क्या क्या सब्सटेंसेस है? नंबर वन वाटर. सेकेंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स, वाटर मिनरल न्यूट्रिएंट्स. थर्ड वन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. एंड लास्टली मोस्ट इम्पोर्टेंटली पीजीआरस. व्हाट आर पीजीआरस? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, माने प्लांट हार्मोन्स, ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स, जिबरलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, ये सारे. So the first question of NCERT will be what are the substances that need to be transported in plant? Water, mineral nutrients, organic nutrients and plant growth regulator. ये हुआ. Now come to the second question. उसने पूछा over small distance ट्रांसपोर्ट कैसे होगा. स्मॉल डिस्टेंस के लिए ट्रांसपोर्ट कैसे होगा ना. ओवर स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इज वाया डिफ्यूजन. ठीक, स्मॉल डिस्टेंस के लिए ट्रांसपोर्ट इज वाया डिफ्यूजन एज वेल एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. यहाँ पे दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज एडेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ये है सेकंड क्वेश्चन. और ऑलरेडी इन प्रीवियस नीट क्वेश्चन ये क्वेश्चन था. ओवर स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे होगा ना, बाय डिफ्यूजन एज वेल एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. ये क्वेश्चन ऑलरेडी है लोकोमोशन चैप्टर जूलॉजी. लोकोमोशन चैप्टर में सेकंड थर्ड लाइन में लिखा है सिंपलेस्ट फॉर्म्स ऑफ लोकोमोशन इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को कौन मदद कर रहा है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज सप्लीमेंटेड और एडेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. So these are the first two fundamental questions precisely. What are the substances need to be transported and over small distance how it will be conducted. Next, the third question is what about for long distance? Long distance transport कैसे होगा ना. it is via xylem and phloem. यहाँ से दोस्तों टॉपिक स्टार्ट हुआ xylem phloem. Long distance transport is via xylem phloem और यू कैन से भास्कुलर बंडल. ठीक, सो भास्कुलर बंडल में जो ट्रांसपोर्ट होंगे दैट इज लॉन्ग डिस्टेंस. डिफ्यूजन से जो होगा दैट इज स्मॉल डिस्टेंस एंड दिस इज नेम्ड एज ट्रांसलोकेशन. यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होगा. व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? ट्रांसलोकेशन इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बाय भास्कुलर बंडल xylem phloem. क्लियर? ये दो स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट हो गए. Now come to the fourth point. Xylem shows unidirectional movement. Xylem shows unidirectional transport, बस एक ही डायरेक्शन से जाएगा. जैसे कि मान लीजिए दिस इज प्लांट और जाइलम का क्या सीन है, रूट से वाटर, मिनरल्स, आयंस ये सब ऊपर जाएंगे टू द लीफ. Xylem shows unidirectional movement. That is only upward movement. While जो phloem होगा, phloem shows bidirectional या फिर we can say multidirectional movement. जैसे कि upward as well as downward. ये है upward as well as downward movement. ये phloem में है, जो कि लास्ट को हम पढ़ेंगे mass flow, bulk flow, hypothesis in phloem. So these are the 4 questions. Next we'll see what are the different means of transport. What are the different types of transport. हमने अभी डिस्कस किया what are the substances need to be transported. Then over small distance कैसे होगा. Then over long distance क्या है, that is translocation.
Lastly, xylem shows unidirectional, phloem shows bidirectional movement. Now the question is, what are the different means of transport? Transport कैसे होगा? Now it is very precisely only two types. आपको बस दो ही टाइप याद रखना है. What are the two types? Number one, एक तो है पैसिव ट्रांसपोर्ट, another is active transport. So transport has only two means, passive and active. Now let's find out some differences between passive and active transport. ठीक, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट ये जो नो पैसिव, पैसिव मीन्स दिस डू नॉट रिक्वायर, इसको क्या नहीं चाहिए? एटीपी. दिस डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एनर्जी और एक्सटर्नल एटीपी. वाइल एक्टिव ट्रांसपोर्ट इट डज रिक्वायर्ड एटीपी. इसको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, लाइक पंप सेट्स और पंप्स. सेकेंड, पैसिव ट्रांसपोर्ट इज ओनली अलोंग द ग्रेडियंट. ये जो ट्रांसपोर्ट होगा सिर्फ और सिर्फ अलोंग द ग्रेडियंट. व्हाट इज ग्रेडियंट? ग्रेडियंट का मतलब है दोस्तों डिफरेंस. जिस डिरेक्शन में डिफरेंस होगा उस डिरेक्शन में ये जा सकता है. जैसे कि ओनली हायर कंसंट्रेशन रीजन से इट विल मूव टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन. देखिए डिफरेंस कहाँ है ना, लो. जिस तरफ कम लोग होंगे, जिस तरफ कम मॉलिक्यूल होंगे उस डिरेक्शन में ये जाएगा. सो पैसिव ट्रांसपोर्ट इज अलोंग द ग्रेडियंट, अलोंग, जिस डिरेक्शन में डिफरेंस है उस डिरेक्शन में जाएंगे. वाइल एक्टिव, एज वी हैव स्पेंड एनर्जी, हमने एनर्जी खर्चा किया, तो मेरे हिसाब से मैं किसी भी डिरेक्शन में जा सकता हूँ. सो इट कुड बी लोअर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल जा सकते हैं टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ हायर कंसंट्रेशन. मतलब जहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा मॉलिक्यूल है उस डायरेक्शन में और भी मॉलिक्यूल जा सकते हैं. सो लो टू हाई, दिस इज एक्टिव. हाई टू लो, दैट इज अलोंग, ये है अगेंस्ट, ये दिस इज अगेंस्ट द ग्रेडियंट, अलोंग द ग्रेडियंट. नेक्स्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होगा दोस्तों, इट कुड बी नॉन सिलेक्टिव, it could be non-selective as well as it could be selective. जैसे कि ग्लूकोज का होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सो दैट कैन सिलेक्टिव. लेकिन जब गैस मॉलिक्यूल डिफ्यूज करेंगे, कोई लिपिड मॉलिक्यूल, कोई कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल डिफ्यूज कर जाएगा, दैट विल बी नॉन सिलेक्टिव. व्हाइल एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज हाईली सिलेक्टिव. इसमें तो कंपल्सरी इट इज हाईली वेरी सिलेक्टिव. ऐसा नहीं कि सारे मॉलिक्यूल जा सकते हैं. एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ओनली सिलेक्टिवली कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए, जैसे सोडियम, पोटेशियम, पंप. नेक्स्ट, कुछ एग्जांपल्स. यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट का जो एग्जांपल्स है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल्स, ठीक है, जिसमें एनर्जी नहीं चाहिए, दैट इज, एक है डिफ्यूजन, अभी हमने डिस्कस किया डिफ्यूजन इज फॉर स्मॉल डिस्टेंस. अनदर एग्जांपल इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. सो पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल डिफ्यूजन सेपरेट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम लेकिन थोड़ा अलग है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑस्मोसिस. बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर ऑस्मोसिस इज इट ए पैसिव और एक्टिव? ऑस्मोसिस इज पैसिव बिकॉज ना इसको एनर्जी चाहिए, इट इज अलोंग द ग्रेडियंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन. और फाइंड आउट करेंगे हाउ डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन ऑल ऑफ देम बिलोंग्स टू पैसिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम यूज करते हैं, व्हाट वी यूज्ड पंप्स. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दोस्तों सिंगल वर्ड कहेंगे कि इसका जो टाइप्स तो नहीं है, दिस इज द ओनली टाइप, और इसमें हम यूज करते हैं पंप्स, जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम पंप. ये क्लास 11 के न्यूरॉन नॉर कंडक्शन वहाँ पे दिया है, कैसे पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट में दिया है, सोडियम पोटेशियम पंप. क्लियर? सो our next target is diffusion, facilitated diffusion, osmosis and active transport separately. ठीक, let's see from the passive transport. Passive में से the first one is diffusion. चलिए, so the first one is diffusion. और ये जो है बेसिक, यहाँ से बेसिक मैकेनिज्म स्टार्ट हो रहा है. जैसे कि हमको पता है डिफ्यूजन इज पैसिव, एक्टिव, पैसिव, ठीक. दैट मीन्स एटीपी इज नॉट रिक्वायर्ड, नहीं चाहिए था. और ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अलोंग द ग्रेडियंट, दैट इज ऑलवेज फ्रॉम
हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन। ये कुछ पॉइंट्स हो गए। नाउ जो क्वेश्चन आता है, डिफ्यूजन इज इट ए स्लो प्रोसेस ना फास्ट प्रोसेस? दोस्तों जैसे कि एटीपी खर्चा नहीं हो रहा है, एनर्जी खर्चा नहीं हो रहा है, दैट्स वाई ऑब्वियसली इट इज ए स्लो प्रोसेस। देन डिफ्यूजन इज इट सिलेक्टिव ना नॉन सिलेक्टिव? हमको पढ़ा है पैसिव इज नॉन सिलेक्टिव, सो डिफ्यूजन इज वेरी रैंडम। रैंडम किसी का भी हो सकता है, गैसेस में, लिक्विड में। एक लिक्विड में हमने इंक डाल दिए, जैसे कि आई टुक ए बीकर कंटेनिंग वाटर, इसमें वाटर है और हमने क्या किया, कुछ इंक डाल दी। लेट्स से आई पुट सम इंक मॉलिक्यूल्स, और जैसे ही मैंने इंक डाला, ये जो इंक मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेडियंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन दे माइग्रेट टू लो कंसंट्रेशन, और चारों तरफ ऐसे स्प्रेड हो गए अनटिल दे रीच इक्विलिब्रियम। तो ये चारों तरफ ऐसे स्प्रेड हो गए। सो डिफ्यूजन इज रैंडम, कहीं भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफ्यूजन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम। What does it mean? Diffusion is not dependent या फिर independent of living, same thing, not dependent या फिर independent of living system. That means diffusion living system में भी हो सकता है, बॉडी में हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। Osmosis only takes place in cell, facilitated diffusion only takes place in cell। लेकिन diffusion जो है not dependent on living system या फिर independent of living system, मतलब बॉडी में, बॉडी के बाहर कहीं पे भी हो सकता है। नेक्स्ट जो नीट में आया था 2016, राइट दोस्तों, द क्वेश्चन वाज डिफ्यूजन इज ऑब्वियस वेयर ना इन गैसेस। ये स्टेटमेंट आप देखिए एनसीईआरटी सेकंड पेज फर्स्ट पैराग्राफ, डिफ्यूजन इज ऑब्वियस इन गैसेस, गैसेस में डिफ्यूजन होगा। सिमिलरली डिफ्यूजन इज ऑब्वियस इन लिक्विड, लिक्विड में भी डिफ्यूजन हुआ। Diffusion is obvious in gases, obvious in liquid, as well as obvious in solid. Solid में भी diffusion होगा, but not of solid. ये जो statement है, this is one of the very important question. Diffusion is obvious in gases, obvious in liquid. gases में diffusion होगा। किसी ने परफ्यूम स्प्रे किया तो वो जो परफ्यूम पार्टिकल से चारों तरफ डिफ्यूज हो गए। गैसेस में कोई भी सब्सटेंस डिफ्यूज हो गया। सॉलिड पार्टिकल जैसे कि लेट से कोई नोट्स है, कोई पेपर है, पेपर इज ए सॉलिड वन। अगर पेपर का एक एड्स को हम वाटर में डिप करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो वाटर होगा हाई कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर की तरफ जाएगा, डिफ्यूज होकर, बट नॉट ऑफ सॉलिड। इसलिए एनसीईआरटी ने स्टेटमेंट दिया, डिफ्यूजन इज इन सॉलिड रेदर देन ऑफ सॉलिड। सॉलिड पार्टिकल्स का डिफ्यूजन नहीं, सॉलिड पार्टिकल्स में डिफ्यूजन। तो ये जो स्टेटमेंट सॉलिड में डिफ्यूजन, सॉलिड का नहीं। जैसे कोई सॉलिड सब्सटेंस, ये है मार्कर्स, ये क्या कहीं चल के चले जाएंगे नहीं, लेकिन सॉलिड में होंगे, इन सॉलिड not of solid. Next, ये सर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हुआ, नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। जैसे कि नंबर 1 फैक्टर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट हमेशा चाहिए, ग्रेडियंट एज इट इज ए पैसिव ट्रांसपोर्ट। ग्रेडियंट हो, ग्रेडियंट मीन्स डिफरेंस, जिस डायरेक्शन में डिफरेंस होगा उस डायरेक्शन में जाएंगे। सो एक फैक्टर है ग्रेडियंट, किस डायरेक्शन में ग्रेडियंट होगा, ऑन द सेम डायरेक्शन रेल। सेकेंड इज परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन सेपरेटिंग देम। व्हाट डज इट मीन, परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन सेपरेटिंग देम? दोस्तों जैसे कि हमने डिस्कस किया, डिफ्यूजन लिविंग में भी हो सकता है, नॉन लिविंग सिस्टम में भी हो सकता है। तो अगर लिविंग में होगा, मान लीजिए ये कोई सेल है, लेट्स से दिस इज ए सेल, और इस सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, मतलब इसमें क्या है, लिपिड। अगर कोई ग्लूकोज सब्सटेंस होगा, ग्लूकोज इसको पार नहीं कर पाएगा, बिकॉज ग्लूकोज इज व्हाट, ग्लूकोज इज हाइड्रोफिलिक माने वाटर सॉल्युबल, और मेम्ब्रेन का नेचर क्या है, लिपिड। लेकिन यहाँ पे अगर कोई कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल होगा, स्टेरॉल्स कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स होगा, ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल इसको इजीली पास करके चला जाएगा, बिकॉज दोनों का नेचर सेम होगा, ये लिपिड सॉल्युबल, मेम्ब्रेन लिपिड, लेकिन ग्लूकोज जो है वो नहीं जा पाएगा। सिमिलर केस फॉर वाटर मॉलिक्यूल,
वाटर खुद मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पाएगा। सो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन? एक तो ग्रेडियंट, दूसरा परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग देम। अगर मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिपिड हाइड्रोफोबिक, सो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस उसको पार नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज टेम्परेचर, अनदर फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन, टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर हाई होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन। एंड लास्टली दैट इज प्रेशर, अगर प्रेशर हाई होगा, सिमिलरली रेट ऑफ डिफ्यूजन इज ऑल्सो हाई। सो दीज आर द फैक्टर्स, ए ग्रेडियंट, permeability of the membrane separating them, temperature, pressure, they decide the rate of diffusion. Now, अब जो दोस्तों उसने क्वेश्चन पूछा, the next concept arises, इन चारों के अलावा, along these, so इनके अलावा is there some other factors? Yes, some other factors like size of diffusing substance, size of diffusing substance, ये भी एक मैटर करता है। वो चारों के अलावा द नेक्स्ट फैक्टर इज साइज। वो कह रहा है स्मॉलर द साइज, जितना साइज छोटा होगा, स्मॉलर द साइज द रेट विल बी फास्टर। अगर कोई स्मॉल पार्टिकल है अनदर लार्ज पार्टिकल, देन स्मॉल पार्टिकल्स का डिफ्यूजन जल्दी जल्दी होगा। लास्ट इज व्हाट? सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इन लिपिड, अनदर फैक्टर। सॉल्युबिलिटी ऑलरेडी मैंने इसको डिस्कस किया है, परमेबिलिटी द सेम थिंग, सॉल्युबिलिटी इन लिपिड। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक सेल लिया और लेट से ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक, और बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर लेट से एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, दूसरे मॉलिक्यूल है वाटर का, अनदर मॉलिक्यूल इज देयर जो कि कोलेस्ट्रॉल माने स्टेरॉल्स, लिपिड्स, ये सारे मॉलिक्यूल्स है। As we know, plasma membrane is made up of lipid, phospholipid. तो जो स्टेरॉल है वो इजीली क्रॉस करके चला जाएगा, लेकिन ग्लूकोज, वाटर ये सब क्रॉस नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसने दिया हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, ग्लूकोज, वाटर खुद हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, they found difficult to cross cell membrane. हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस दे फाउंड डिफिकल्ट टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। क्यों? नेचर अलग है, ये लिपिड और वो हाइड्रोफिलिक, सो दे फाउंड डिफिकल्ट टू क्रॉस द मेम्ब्रेन। तो उसके लिए क्या किया जाएगा? हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस दोस्तों दे नीड टू बी फैसिलिटेटेड, दे नीड टू बी फैसिलिटेटेड। यहाँ से स्टार्ट हुआ दूसरा कॉन्सेप्ट। फर्स्ट वी डिस्कस्ड पैसिव एंड एक्टिव। ट्रांसपोर्ट इज टू टाइप, पैसिव एंड अदर इज एक्टिव। पैसिव में फिर हमने डिस्कस किया डिफ्यूजन, फैसिलिटेट डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन इज क्लियर। डिफ्यूजन पढ़ते पढ़ते हमने एंड में ये रिजल्ट उसका आया कंक्लूजन की जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड, लिपिड। सो दीज हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, फिर एनी अदर सब्सटेंस, इवन डीएनए हाइड्रोफिलिक, दे नीड टू बी फैसिलिटेटेड। So the second concept now arises, what is facilitated diffusion and how it is different from normal diffusion. Normal diffusion क्या था? Normal diffusion living system में हो सकता है, outside of living system में हो सकता है, लेकिन अब जो पढ़ने वाले हैं second one, facilitated. What is facilitated diffusion? The first question arises in brain कि सर ये facilitated diffusion क्यों चाहिए? Facilitated diffusion is needed for hydrophilic substances to enter into what? To enter into cell के अंदर जाने के लिए हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस को फैसिलिटेट डिफ्यूजन करना पड़ेगा, बिकॉज